चलिए देखिए, मिलाई बुक में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बताया इसमें इन्होंने? देखो दिया है पर्टिकुलर में, पहले दिया है 19, उसके बाद दिया है 18। हम बार बार कहते हैं, रोज बोलते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त सबसे पहले डेट पर निगाह डालना, वरना डिसेंबर पलट जाता है। यहाँ पर 18 नहीं है, पहले क्या दिया है 19, उसके बाद 18। हमें कंपेयर करना होता है 18 to 19, नॉट 19 to 18, क्योंकि पहले क्या आएगा 18, उसके बाद 19 आता है, बट ये उल्टा दिया हुआ है, तो आप सीधा कंपेयर करेंगे। पहले 19 दिया, ध्यान रखिएगा। अब दे रखा है आपको शेयर कैपिटल दिया है, ये सरप्लस दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है, ट्रेड पेपर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। इसका नोट दे रखा है आपके सामने, नोट देखिए, नोट क्या दिया दे रखा है आपको, एसेट पर दिया है, फिक्स एसेट्स आपके पास है, इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड बैंक बैलेंस है। अच्छा, अब नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, कह रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में अब बताया जा रहा है आपको कि 18 में 60,000 था, और जबकि 19 में कितना हो गया, 19 में 80,000 हो गया। ठीक है ना? अब बताओ ये घट गया कि बढ़ गया, आप क्या कहोगे? 60 से 80 हुआ, 80 60 हुआ, 60 से 80 हुआ, आप ये कहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, 20,000 रुपए से घट गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। ठीक है ना? लॉन्ग टर्म बोरिंग कैसे बढ़ गया? इसका मतलब कि आपने डिबेंचर और इशू किया होगा, तभी बढ़ा है आपका। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, फिर बोला शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये क्या बोला? शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोल दिया आपसे, उसमें क्या था? प्रोविजन फॉर टैक्स था। लास्ट ईयर था 32,000, इस बार क्या हो गया? 40,000 रुपए हो गया। अभी हमने सिखाया आपको, ठीक है ना? लास्ट ईयर दिया हुआ है, लास्ट ईयर मानते हैं क्या इस बार पेमेंट हो जाएगा, और करंट ईयर जो है 19 का, इस बार इसको प्रोविजन मान लेंगे हम लोग। चलो, और कुछ दिया नहीं इस बार में सही यहाँ पर। अच्छा, अब डिबेंचर के बारे में इंटरेस्ट की बात करें, 6% इंटरेस्ट दिया हुआ है, और ये डेट नहीं दिया हमको कि वो कब डिबेंचर इशू किए गए थे हमारे, इस बारे में कोई भी डेट का इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे, क्या मानेंगे? हम क्या मान लें इसको कि 20,000 जो बढ़ा है, 20,000 जो इशू किया गया होगा, वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है या एट द एंड ऑफ द ईयर में? क्या मान चले इसको हम, क्या मान लें? अब आपके एज्यूम पर डिपेंड करता है। अगर आप एज्यूम करते हैं कि बिगिनिंग में इशू किया होगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? पूरा पूरा 80 पे इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। और आप ये मान चलेंगे एंड में इशू किया था, तो फिर इसका मतलब आप 60 पे इंटरेस्ट लगाएंगे, 80 पे इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे आप। ठीक है ना? अब एज्यूम पर आपके ऊपर है, तो ये एज्यूम करना क्या सर? तो क्यों हम प्राइस मारेंगे? हम क्यों दोबारा करेंगे? हम मान लेंगे बिगिनिंग वाला, क्योंकि जरूरत है अप्रैल में किया हो, डेट मालूम नहीं है हम लोगों को, तो मान लेंगे एंड पे किया था, एंड में मान लेंगे, इंटरेस्ट नहीं निकालना पड़ेगा। तो ऐसा मानो जिसमें अपना फायदा हो, मानने वाली बात है ना। चलिए, तो अब आई लगाते हैं, देखते हैं। जो सुनो सब ध्यान से, पहले बनाएंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये नोट 1 बनता है हम लोगों का। कैसे बनाएंगे इसमें, आइए देखें। नोट बनाएंगे, आप पहले लिखेंगे, आप प्रॉफिट निकालना होगा। तुम चेक करो, तुम्हारे क्वेश्चन प्रॉफिट दिया था, सरप्लस दिया था प्रॉफिट का, 19 में दिया था सरप्लस, देखो दिया था ना। तो रिजर्व में सरप्लस में आ जाओ, तुम देखोगे रिजर्व सरप्लस कितना था, 30,000 से 60,000 हो गया है। इसका ब्रेकअप नहीं मिला मालूम है, तो ये मतलब मेरा प्रॉफिट होगा इसका मतलब। तो 30,000 60,000 डिफरेंस निकालो, 30,000 रुपए आ गया, 30,000 आपकी प्रॉफिट मानी जाएगी। तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए आप इसका। देखो डिफरेंस निकाला हमने, तो क्या है आप दिखा हमको, 60 में 30 किया, 30,000 में प्रॉफिट आ गई है। और प्रोविजन फॉर टैक्स में ड्यूरिंग द ईयर निकालना होगा। तुम चेक करो प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा दिया था, कब कब दिया टैक्स बताओ? 2 बार दिया था हम टैक्स, और कब कब दिया था? हाँ, लास्ट ईयर 18 का था 32,000, और करंट ईयर था 40,000। हमें क्या लेना है, हमें क्या लेना है? करंट ईयर लेना है हम लोग को, क्योंकि प्रोविजन ऐड करते हैं हम लोग करंट ईयर वाला, इस लोगों को 40,000 ऐड किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना? 40 ऐड कर दिया हमने, ऐड करने के बाद 70 आ गया। अब यही क्या लेना होगा, हम लेना होगा। और यहाँ देख लो नोट निकाला है डिबेंचर वाला भी, ये भी क्या एज्यूम किया है, देख लो 60,000 रुपए इंटरेस्ट दिया है। इसका मतलब ये होता है, यह लिखा भी है, इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट न्यू डिबेंचर हैव बीन इशूड ऑन 31 मार्च 19। यानी कि जब भी कभी एज्यूम करना हो, मानना हो, तो क्या मान लें हम लोग, यही जो मेरे लिए फायदेमंद हो। तो हम मान लेंगे डिबेंचर का भी इशू किया गया है। जब कुछ नहीं कहा है तो हमको क्या पता कि बिगिनिंग में है, बिटवीन में है,
अप्रैल से मार्च में कब नहीं पता जब हमको दिया है। डेट दिया होता तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट निकालते, डेट नहीं दिया हुआ है तो मान लेंगे वो एंड में हुआ था, तो एंड वाला ब्याज तो मिलेगा नहीं। हमने अभी कल बताया था आप लोगों को ये बात कि आज अगर 31 मार्च को ही सुबह जाके बैंक में पैसा जमा कर दिए और शाम में जाकर कोई इंटरेस्ट दो, उसी इंटरेस्ट मिलेगा नहीं आपको। तो एट द एंड ऑफ द ईयर तो माना जा रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया वो इशू किया होगा, इसलिए इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। जो बिगनिंग का इंटरेस्ट चला आ रहा है डिबेंचर बकाया, उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा आपको। ये बात क्लियर हो रही है यार? अब आ जाओ फिर से कवर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो और इजी क्वेश्चन हो गया है, निकाल लिया हम लोगों ने। अब एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले का, तो सिर्फ इंटरेस्ट डिबेंचर दिख रहा है हमको, जो निकाल लिया है हम लोग 6% 3600 रुपया आया, उसको ऐड कर लिया हमने नॉन ऑपरेटिंग तौर पर। और उसके बाद ये मेरा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंज एंड देन आफ्टर। आप जानते हैं फॉर्मेट हम सिखाया आप लोगों को, क्या ऐड करते हैं, क्या हम लोग ऐड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, और लेस में क्या करते हैं डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, ये करते हैं। क्या कोई दिक्कत? तो आप इन मिला लीजिए फटाफट। ऊपर देख लीजिए आइटम दिया हुआ है, डेट पेबल क्या हो रहा है, डेट पेबल क्या हुआ है, घट रहा है बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसमें गया। और उसके बाद करेंट एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो भी डिक्रीज में चल जाएगा। इन्वेंटरी बढ़ रही है, डेट रिसीवेबल भी बढ़ रहा है, इसलिए इसमें आ गया आप लोग का। और उसके बाद डिफरेंस निकाल दिया आपका, आ गया ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अब टैक्स पेड लेस कर दो, मैंने बताया था आपको टैक्स प्रोविजन में जो लास्ट ईयर का होता है उसको पेमेंट कर देते हैं इस बार, और इस बार वाला जो है वो प्रोविजन किए इस बार, तो इस करंट ईयर वाला ऊपर ऐड करते हैं और लास्ट ईयर वाला जो पेमेंट हुआ वो नीचे आके लेस हो जाता है। क्लियर हो बात? क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। ये तो कल वाले से क्वेश्चन आसान था वाला, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आप लोगों को। अब आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा। बोला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बताने कह रहा है आपसे, एज फॉलो बता रहा है। क्या दिया है आपको यहाँ पर, प्रॉफिट लॉस बना के दे दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल, अदर इनकम, मतलब क्या दिया एक तरीके से पूरा समझो ट्रेडिंग के सब मिला हम लोग को। कंपनी का है इसलिए शेड्यूल में मिला हुआ, कंपनी के शेड्यूल में फॉर्मेट में मेरे सामने है। सेल दिया है, अदर इनकम दिया, जो इनकम आ गई। एक्सपेंसेस में दिया हुआ है, परचेज है, चेंज इन इन्वेंट्री है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग में लेस किया गया है, दोनों वैल्यू में दी हुई है। और इम्प्लाई बेनिफिट एक्सपेंसेस सैलरी वगैरह होते हैं, और डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, और इसका ब्रेकअप भी दिया हुआ है नीचे। फिर प्रॉफिट आपकी आ गई है 88,000 रुपए। इसी प्रॉफिट को हमको एडजस्ट भी करना होगा। इस प्रॉफिट यहाँ देख रहे हैं कहीं भी टैक्स इसमें क्या है ऐड हुआ है, लेस हुआ है, कहीं भी टैक्स इसमें इनकम पर नहीं हुआ है, कहीं टैक्स लेस दिखाई दे रहा है हमको। अदर हम सामने क्या क्या देख लेते हैं, तो उसमें तो दिया हुआ है नोट के रूप में। अदर इनकम में क्या क्या था, डिविडेंड रिसीव था, जो कि क्या होता है हमारे लिए अलाउड डिसअलाउड, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, डिविडेंड मिला है, इसका बिजनेस तो हम करते नहीं है, यानी ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई हमारी। कमीशन एक्रूड हुआ है, ठीक है ना, ये क्या ये कहाँ जाएगा हमारा कमीशन एक्रूड। अच्छा, और उसके बाद फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग हो गई है। और 25 पैसे दे रखा है, कोई बात नहीं। अदर एक्सपेंसेस में क्या दे रखा है, सेकंड देखो, डेप्रिसिएशन में क्या दे रखा था, एक्सपेंसेस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन राइटअप, दोनों ही क्या होते हैं नॉन कैश आइटम होते हैं, दोनों ही क्या है मेरे नॉन कैश आइटम है जो हटा दिए जाएंगे। अदर एक्सपेंसेस की बात करें अगर, उसमें क्या दिया हुआ है, जो ऊपर नोट बनाया था ऊपर, नीचे बैकअप दे रहा है उसका, पहला अमाउंट पर दिया था। ऑफिस एक्सपेंसेस तो अलाउड है, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस अलाउड है। शेयर इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ, ये क्या है, ये नॉन कैश आइटम है। कोई भी आइटम अगर राइट ऑफ किया जाता है, जो गुडविल राइट ऑफ हुआ है, एक्सपेंस राइट ऑफ हुआ है, सब क्या है नॉन कैश आइटम है, इसलिए इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश ये दोनों को हटाना पड़ता है, क्लियर है। और उसके बावजूद भी अभी भी इनका मन नहीं भरा, अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देना बाकी रह गया है। क्या, मैन्युफैक्चरिंग वेजेज आउटस्टैंडिंग है 4,000 रुपए का, सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है 40,000 रुपए का, और सैलरी प्रीपेड भी है हमारा 5,000 रुपए का। अच्छा, इतनी इन्फॉर्मेशन भी है। और कह दिया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जाके आपका बड़ा अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन आया, जिसमें कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ कंबाइन की हुई है। आइए एक एक करके इसको कवर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहले जो निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये होगा, जो कि अलग पर दिया हुआ है, क्योंकि हमको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दिया हुआ है, शेड्यूल बनाया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल शुरू किया है, मतलब सेल दिया है, सेल परचेज एक्सपेंस घटाते हुए दिया हुआ है, और 88 वहां आया था, वहां कहीं भी टैक्स लेस नहीं था। अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में टैक्स लेस हुआ होता तो मैं बैक करते,
तो वहां पर लेस नहीं हुआ था, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एड बैक नहीं कर रहे हैं, वही प्रॉफिट ले ले रहे हैं 88,000 का, पकड़ लिया हमें। और वैसे ही टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है भी नहीं, टैक्स के बारे में, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन दिया भी नहीं है, उसको मतलब नहीं था आपको। 88 आपने वही क्या बन गया। और अच्छा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, जो कि हम लोग वर्क नोट 1 में ऐड करते थे, तो कुछ दोनों दिया ही नहीं था, तो सीधे 88,000 क्या ले लिया हमने, कह दिया ये सर मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कोई दिक्कत। ठीक है, उसके बाद अब आइए एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जितने भी नॉन कैश आइटम दिख रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम दिख रहे हैं, उन सबको हटाया जाए, चाहे वो एक्सपेंसेस हो चाहे वो इनकम हो। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं, और इनकम को क्या कर लेंगे, लेस कर लेते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले को। तो यहाँ पर पहले एक्सपेंसेस को ऐड कर लीजिए आप, जैसे कि पहला आपका था डेप्रिसिएशन आइटम करना था आप लोगों को, है ना, डेप्रिसिएशन, ये होता है नॉन कैश, इसको हटा दीजिए, ऐड कर लीजिए ऐड करने के लिए। उसके बाद फिर दिख रहा है आपको सेल एक्सपेंस राइट ऑफ किया था आपने, उसको भी क्या कर लीजिए, ऐड करिए आप इसको भी। क्यों ऐड करें, क्योंकि क्या ये भी क्या है आपके तरीके से, ये भी क्या है, नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग है, क्या है ये, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, क्या है ये, नॉन कैश आइटम हो गया, हटाओ यहाँ से। गुड राइट ऑफ, ये भी क्या है, नॉन कैश, हटा दिए यहाँ से, मैं यहाँ से। अच्छा, अब इनकम के तौर पर जो डिविडेंड मिला है या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हुई है, ये भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है। हमें दो चीज हटानी है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, इनकम से भी एक्सपेंस से भी। एक्सपेंस है दोनों तो ऐड हो जाएगा, इनकम है दोनों तो लेस हो जाएगा। ठीक है, ये बात हम डिस्कस कल किए थे आपसे, हटा दीजिए। उसके बाद क्या बचा, अब आपके सामने आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ चुका है, एंड देन आफ्टर अब आपके सामने बताया जा रहा है कि आपका जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं, जो भी आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं, इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे, इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या करेंगे हम लोग, ऐड लेस करना है, जो भी सीखा हम लोगों ने। ऐड में आता है इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी और डिक्रीजिंग करंट एसेट्स, ऐड में आता है। डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी और इंक्रीजिंग करंट एसेट्स दोनों लेस में आ जाते हैं। तो आप डिफरेंस निकाल चेक कर लीजिए, जो डिफरेंस आ रहा है उसी हिसाब से ऐड फिट कर लीजिए आपने, या फिट कर लिया, फिट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही क्या फाइनल आंसर आ जाएगा, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें आपको कुछ कहीं पूछना है तो आप समझना है, समझ लीजिए। जैसे हाउसिंग वेजेस दिया था, हाउसिंग सैलरी दिया था, तो इसी बार का सिर्फ है, एक ही अमाउंट दिया था इस बार का ना, जो आपको दिया था ना हाउसिंग सैलरी, देखो दिया था ना, और प्रीपेड सैलरी थी, हाउसिंग सैलरी दिया हुआ था नीचे, तो सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन था, एक ही बार का था, ऐसा मतलब सिर्फ इसी बार का है। ये माना जाता है कि कोई भी आइटम अगर CSCL का अगर बकाया है, अगर इस बार का सिर्फ आइटम एक ही अमाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब पिछले बार नहीं था, पिछले बार कोई बकाया नहीं था, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं था, इस बार आउटस्टैंडिंग आ गया, इसका मतलब पिछले बार का 0 और इस बार का आ गया, इसका मतलब इंक्रीज माना जाएगा, लायबिलिटी इंक्रीज माना जाएगा। लायबिलिटी इंक्रीज क्या होती है, ऐड की लेस, ऐड, और एसेट्स भी इससे माना जाएगा, पिछले बार प्रीपेड नहीं था, इसी बार अमाउंट खाली है, यानी पिछले बार 0, इस बार का अमाउंट दिया हुआ है, तो यानी कि जो डिफरेंस निकालेंगे तो इसी बार का बढ़ रहा है, इसका मतलब भाई 0 कंपेयर में बढ़ी रहा है इस बार, तो एसेट्स इंक्रीज किया तो लेस चला गया। तो जब एक इन्फॉर्मेशन एक ही साल का दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, तो आप ये मानेंगे, ध्यान सुनिए, 2 दिया है, लास्ट ईयर भी करंट ईयर भी, करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स का, तो आप डिफरेंस निकाल लेते हैं, देख लेते हैं घटा के बढ़ा। अगर एक ही साल दिया है सिर्फ करंट ईयर का, इसका मतलब लास्ट ईयर में कुछ था ही नहीं, लास्ट ईयर नील था, मानेंगे उसको हम, लास्ट ईयर नील मान लेंगे, 0 मान लेंगे उसको। इस बार 10,000 है, अगर आउटस्टैंडिंग मान लो, जैसे सैलरी दिया था आपका, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 40,000 रुपए, इस बार सिर्फ एक अमाउंट दिया करंट ईयर का, अब पिछले बार पता ही नहीं हमको, तो मान लेंगे 0 था, तो पिछले बार 0 और इस बार कितना है करंट ईयर का 40,000, तो 0 40,000 में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 40,000 रुपए ना, पूरा इंक्रीज हो गया, तो 40,000 रुपए इंक्रीज मानते हुए हम इंक्रीज ट्रीटमेंट करेंगे ऐड। उसी प्रकार प्रीपेड का भी क्या मानेंगे, उसको भी इंक्रीज मान 0, लास्ट ईयर का 0 मानेंगे, इस बार का अमाउंट दे रखा है प्रीपेड का 5,000 रुपए, तो उसको हम क्या मान लेंगे, इस बार का इंक्रीज मान लिए, और ऐसे इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, उसको लेस निकालते हैं। इस तरह से हमारा क्या कि मिल गया हम लोगों को, क्या पाए हम लोग, क्या पाए, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग में बड़ा आराम से मेरा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन में जो दिया था ना, क्वेश्चन देने का जो तरीका है इनका, क्योंकि शेड्यूल में रहेगा, कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 2 के फॉर्मेट में दिया हुआ है, शेड्यूल 3 फॉर्मेट रहता है ना यहाँ पर, तो इस जब फॉर्मेट में रहेगा आपके, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही फैला कर दिया जाता है, उसमें आप खोजना आता है, तो सिस्टम फॉर्मेट जब पता है आपको, वो किसी तरीके से भी कहे, सीधा कहे या लंबा घुमा फिरा, कोई दिक्कत तो है नहीं, आप आराम से उसको पकड़ सकते हैं, हिसाब सेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देख के क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जा रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, जितना हमें चाहिए बस वही लेना है हमको। वो पूरा पीएल बना के रखे हैं, पूरा बैलेंस शीट बना के क्वेश्चन में दे रहे हैं, तो वही फॉर्मेट है ना, उसकी मजबूरी है। कंपनी की जब भी बात होगी तो कंपनी क्या होता है, हमेशा शेड्यूल 3 में बनेगा,
कंपनी है 2013 में बनेगा, इसलिए उसके हिसाब से फॉर्मेट दिया रहेगा। तो आप पूरा क्वेश्चन नहीं दो, आपसे जो फॉर्मेट रिगार्डिंग जो आइटम हो रहा है अपने हिसाब से आप उसको सेट कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको फिर नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए आई थिंक इतना बात समझ में आ गई है। ठीक है, टेक केयर।